हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे हमारा वो है निर्वाचन, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, मतलब एक देश एक चुनाव। ठीक है, पूरे देश में मतलब एक ही चुनाव, जो राज्यसभा और लोकसभा है उनके लिए हम एक ही चुनाव को मतलब चूज़ करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने एक साथ चुनाव कराने पर बल दिया, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, तो इसका मतलब है कि जो दोनों है ना हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा, उनको एक ही साथ इनमें जो है चुनाव करवाया जा सके, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही साथ दोनों के लिए क्या कर सके, मतदान कर सके। इससे मतलब जो पैसा है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि मान लीजिए 5 साल में एक बार लोकसभा का होगा, उसके अलावा अगर 10 स्टेटों में हो गया तो उनके चुनाव के प्रचार प्रसार में क्या होगा, अलग से पैसा खर्च होगा। 2015 से 2019 तक का डाटा निकाला, उसमें जो है टोटल पैसा 50,000 करोड़ रुपए के करीब आ रहा है, मतलब टोटल जो हमारा चुनावी प्रकरण था उसके अंदर जो पैसा खर्च हुआ। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर हम ये सब एक ही टाइम पे कर लें, मान लीजिए 2015 है, उसके बाद जो 2019 का चुनाव है, ठीक है, तो उसके बाद जो 2019 का चुनाव है, अगर हम दोनों को एक साथ ही कर लें, बीच में कोई भी चुनाव ना करके, राज्यसभा और चुनाव जो लोकसभा उसको 2019 में मान लीजिए कंडक्ट करा देते, तो हमारा बीच का सारा पैसा बच जाता। जो भी हमें रैलियाँ करनी है वो हम मान लीजिए कोई अगर हम जैसे यूपी की बात करते हैं ना, तो लोकसभा में अलग प्रचार होगा यूपी में, जब उनका राज्यसभा का होगा तो वही प्रचार क्या होगा, दोबारा से होगा उसी ज़ोर शोर से, तो दोनों में क्या हो रहा है, पैसा डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि एक साथ एक ही चुनाव कराया जाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही किया जा रहा है, इससे पहले 1967 तक जो है 52 से 1952 से 67 तक सेम रहा था। उसके बाद जैसे कोई लोकसभा है वो कोलैप्स होगी, है ना। उसके अलावा जो है विघटित हो जाना, किसी भी लोकसभा कह रहा हूँ, राज्यसभा कोई विघटित होगी, फिर बाद में दूसरी होगी, इस टाइप से करते करते जो है अलग हो गई सब। जैसे मान लीजिए आप अगर मैं 20 धावक एक साथ दौड़ने के लिए कह दूँ, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि अगले 5 साल तक आपको जो है दौड़ना है। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए, तो उसमें से कोई धावक थोड़ा आगे जाके रुक गया, फिर दूसरा धावक थोड़ा आगे जाके और रुक गया, इस टाइप से करते करते सबका क्या हो जाएगा, 2000 जो 5 साल का टाइम पीरियड था उसके एंड पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसको मान लीजिए। तो उससे पहले भी 1968 और 69 में कुछ विधानसभाएं जो है विघटित हुई, उसके बाद 1970 में लोकसभा जो है विघटित हो गई। ठीक है, तो उसके बाद से ही राज्य विधानसभा और सरकारों के एक साथ चुनाव का क्रम क्या हो गया, टूट गया, और दोनों चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इसके अलावा जो है इस प्रावधान को 1983 में चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा पुनः जो है सुझाव दिया गया, इसको प्रस्तावित किया गया कि एक साथ चुनाव कराया जाए, और जिसको विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी जो है समर्थन प्राप्त हुआ। उसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति पर भी इसको जो है इस संदर्भ में अनुशंसा की गई थी। ठीक है, पर वो बस उसमें सिर्फ वो हुआ, सुझाव ही प्रस्तुत हुआ, आगे उसको कंडक्ट नहीं किया गया। ठीक है, अगर हम कुछ संवैधानिक उपबंध देखते हैं जिनमें संशोधन करना होगा, इसके लिए सबसे पहला है अनुच्छेद 83 जो लोकसभा का कार्यकाल है। ठीक है, इसमें हमें संशोधन करना होगा। मान लीजिए जैसे अब 2000 जो 24 में होगा, ठीक है, 2020 के बाद 24 19 4 23 24 में होगा। ठीक है, 24 में लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2000 कुछ ऐसी राज्यसभा होगी जिसमें 2022 में होगा, 23 में होगा, तो उनको क्या करना होगा, इन सबको एक साथ लाना होगा। ठीक है, कुछ में होगा कि 2025 या 26 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो इन सबको एक साथ लाना होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अभी किसी स्टेट के सीएम बने हैं, ठीक है, मान लीजिए 2022 में आप बने हैं सीएम, 2024 में दोबारा मैं एक साथ चुनाव करा रहा हूँ, तो आप तो ये कहेंगे ना कि मेरे साथ ये तो पार्शियलिटी हो रही है, मैं 2 साल के लिए रहा हूँ राज्यसभा का, उसके बाद दोबारा मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इन सबको एक साथ लाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए लोकसभा के कार्यकाल में जो अनुच्छेद है उसमें कुछ वो करना होगा, चेंजेस करने होंगे, संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति जो लोकसभा को विघटित कर देता है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, इसमें भी कुछ संशोधन करना होगा। मतलब राष्ट्रपति जैसे लोकसभा एक साथ चल रहे हैं, उसके बाद अलावा अगर राष्ट्रपति आगे सीधा संशोधन से वो विघटित ही कर देगा लोकसभा को, तो फिर से क्रम टूट जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 172 है, जैसे ये हमारे विधानसभा का कार्यकाल होता है, इसमें भी संशोधन होगा। अनुच्छेद 174 में जो राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा को विघटित कर देता है, तो इन सब में जो है विघटन होगा। ठीक है, 83 से इसको याद रखिएगा और 85 से इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही दिन में, जब मान लीजिए अगर एक डेट फिक्स होगी, मान लीजिए 1 मई फिक्स होगी,
तो सब जाके उसी दिन चुनाव करने लगे। इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब लोड हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मतलब ऐसे 2-3 दिन में जो है उसको फैला दीजिए। मतलब जो हमारा मेन इसका ऑब्जेक्टिव वो है कि जो चुनावी रैलियों पे प्रचार प्रसार में जो पैसा खर्च हो रहा है ना, उसको सेव करना, ठीक है। तो हम इसे 4-5 दिन के अंदर भी आप जाए, एक एक बटन दबाएँ लोकसभा का, एक दबाएँ राज्यसभा का, ठीक है। उसके बाद अन्य संबंधित तथ्य की बात करें अगर, तो एक राष्ट्र एक मतदाता सूची, तो इसके लिए जो है एकल मतदाता सूची बनानी होगी, जो इन सबको इकट्ठा लाने के लिए, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, नगर पालिका, पंचायत। तो एकल मतदाता सूची के बारे में अगर बात करें तो हम, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो SEC होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, नगर पालिका और जो पंचायत चुनाव होते हैं उनका संचालन करते हैं। और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके अपने स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए ये जो है स्वतंत्र होते हैं। तो जो SEC होता है, इसके आवश्यक नहीं है कि जो लोकसभा के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सूची थी मतदाताओं की, ये उसका यूज़ करें। मतलब जनगणना तो करनी होगी ना, लेकिन कितने हमारे स्टेट में कितने लोग हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में कर लेता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो SEC है वो इसकी जाके सूची को जो है इससे डाटा ले, अलग से भी कर सकता है। पर इससे जो है व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने एक बार मान लीजिए दिल्ली में काउंट करे इतने बंदे हैं, और दोबारा से आके अगर SEC भी उसको काउंट करेगा, तो इससे जो है अलग एक तरह से हमें गठित करना पड़ेगा दूसरा वो काउंट करने के लिए। जनगणना जो सेंसेक्स वो होता है डिपार्टमेंट, प्रत्येक SEC जो है पृथक राज्य अधिनियम द्वारा शासित होता है, ठीक है। पृथक राज्य अधिनियम द्वारा जो है शासित होगा। हर एक का जो है अलग पृथक राज्य अधिनियम होगा हर राज्य का। कुछ राज्यों के कानून जो है SEC को नगर पालिका और पंचायत चुनाव के लिए जो ECI है, इसकी जो मतदाता सूची होते हैं उसको यूज़ करने देते हैं, पूर्णतः उपयोग करने देते हैं कुछ राज्य, ठीक है। उनके द्वारा मतदाता सूची को तैयार करने, उसमें संशोधन करने के आधार पर उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो है ये सारी स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स को मतलब छोड़कर सभी राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों में ECI की जो मतदाता सूची होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हालांकि यह तर्क दिया गया कि जो ECI और SEC हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिया और जो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा पृथक मतदाता सूची तैयार करने से दो पृथक पृथक एजेंसियों के मध्य अनिवार्य रूप से एक ही कार्य का दोहराव होगा। मतलब एक बार लोकसभा के लिए हमने काउंट किया मान लीजिए दिल्ली में, दूसरी बार SEC के लिए दिल्ली में दोबारा काउंट किया। इससे जो है जो व्यय होता है उसका दोहराव होगा, मतलब दोबारा से जो है काउंट करना पड़ेगा हमारे, मतलब सेम पैसा लगेगा 2 बार, ठीक है। उसके अलावा जो वर्ष 2015 में जारी जो विधि आयोग की 225वीं रिपोर्ट थी, उसमें जो ECI था वो 1999 से 2004 तक, उसमें भी एकल मतदाता सूची की अनुशंसा की गई थी। मतलब एक ही सूची निकाले, उसी को सब यूज़ कर ले, स्टेट भी और जो हमारी सेंटर है वो भी, ठीक है। एकल मतदाता सूची को लागू करने के लिए जो देश में सभी चुनाव के लिए एक ही मतदान सूची तैयार करने के लिए अनुच्छेद 243 जो कि पंचायत से रिलेटेड है, और 243 के था ये, और 243 ZA ये नगर पालिका से रिलेटेड है। इनमें संवैधानिक संशोधन की जो है आवश्यकता होगी, क्योंकि इन दोनों में ही वस्तुतः चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने की शक्ति जो है SEC को गिवन है, ठीक है। तो इनमें संशोधन करना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं चुनावी बॉन्ड योजना। अगला टॉपिक है चुनावी बॉन्ड योजना, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड एक तरह का मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनको भुगतान देने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, मतलब लिखित में एक तरह से पैसा देने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक वचन पत्र की भांति काम करता है, प्रॉमिसरी नोट की तरह। कौन खरीद सकता है ये बॉन्ड? किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। जो कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में निगमित या जारी किए जाते हैं, ठीक है। SBI से चयनित शाखाओं से इन्हें खरीदा जा सकता है। ऐसे बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं? तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। इनकी जीवन अवधि क्या होती है? 15 दिन। 15 दिन के भीतर जो है पंजीकृत राज्य राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में देने होते हैं, ठीक है। कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं? वे राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्यसभा के लिए विगत चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं, और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 29A के तहत पंजीकृत है, ठीक है। 29A के। केंद्रीय बजट 2017 से 18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड का एक्चुअल में क्या है। तो
हाल ही में जो केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, उन्होंने यह निर्णय दिया कि जो सूचना का अधिकार है, आरटीआई एक्ट होता है ना, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके अंतर्गत जो ईबीएस है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, उसके जो दान देता है उनकी पहचान को प्रकट करना जो है व्यापक लोकहित में नहीं होगा। मतलब जो उनकी पहचान है कि कौन पैसा दान दे रहा है, उनका व्यापक लोकहित में नहीं होगा। ठीक है, इसे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन माना जा रहा है। कौन से प्रावधान का? जो धारा 8 है उसके अनुसार लोक प्राधिकारी पर इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। कौन सी सूचना? जो किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकट करने से कोई विस्तृत लोकहित का समर्थन हो। मतलब ये सूचना देने से किसी का लोकहित हो रहा हो, अगर हम उसकी पहचान को रिवील कर दें कि कौन दे रहा है, तो उससे कोई विस्तृत लोकहित होना चाहिए। नहीं होगा तो कोई वो नहीं है, बिना पहचान के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था इतना। अगर ये डिटेल में पढ़ना है तो ये मंथली मैगजीन में काफ़ी डिटेल में आए हुए हैं। मैंने पढ़ाया तो था, अब ये मुझे याद नहीं कब कौन सी मैगजीन में था, या तो मैंने 2 ही पढ़ाई है। 2 में भी अगस्त का सिर्फ एक पार्ट ही पढ़ाया है, नवंबर का काफ़ी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो नवंबर वाली में शायद हो ये। ठीक है, बाकी अभी एग्ज़ाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी को देख लेते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार, मतलब जो विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसने जो एनआरआईज हैं, जो अनिवासी भारतीय हैं, मतलब जो दूसरे देशों में रह रहे हैं पर उनके पास वहाँ की नागरिकता नहीं हो, ठीक है, तो इस टाइप के जो भी भारतीय हैं उनको जो है डाक मतपत्रों के माध्यम से विदेशों से ही मत डालने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय के सम्मुख रखा। मतलब वो विदेशों से ही जो है वोट डाल सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहा? मतलब जो हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि जो असम, पश्चिम बंगाल और केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी है, जो वो 2021 में जो है वो एनआरआईज मतदाता हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, इसका विस्तार करने के लिए तैयार है। मतलब ये 5 स्टेट क्या है, पहले से ही तैयार हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, विदेशों में रहने वाले जो भारतीय मतदाता हैं उनको जो ETPBS है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, उसका विस्तार करने के लिए सरकार को जो है सिर्फ इसमें संशोधन करना होगा। जो निर्वाचन का संचालन नियम है उसमें संशोधन करना होगा। इसे संसद में जो है संसद से पास होने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले जो एनआरआई हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर ही सूचित करना होगा। मतलब जो वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर होगा उनको जो है सूचना देनी होगी। ठीक है, इसके लिए ऐसे जानकारी प्राप्त होने पर जो है रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित एनआरआई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्रेषित करेगा। प्रेषित होता है मतलब ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो वो जो हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो इसको ट्रांसफ़र करेगा कि इन्होंने इस पार्टी को वोट दिया या इस पार्टी को, तो ये जो है उन्हें प्रेषित करेगा। एनआरआई जो मतदाता है उस मतपत्र के प्रिंट आउट पर, जो मतपत्र जो उसे मिला होगा, जैसे पर्ची मिलते हैं ना जब वोट देने जाते हैं, तो उसके जो प्रिंट आउट होगा उस पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिन्हित करेगा। इसके पश्चात जो एनआरआई है उसको उस देश में भारत के राजनयिक या काउंसलर जो प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो भारत का काउंसलर या प्रतिनिधि होगा, राजनयिक होगा, उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी से एक घोषणा पत्र को जो है अटैस्ट करेगा कि मतलब मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, अनुप्रमाणित करेगा, उसको करवाना होगा और फिर उसके साथ मतपत्र को, जो मतपत्र है उसको वापस भेज देना होगा भारत में। ठीक है, इस कदम के चलते जो अनिवासी भारतीय भी जो है भारतीय लोकतंत्र होगा उसमें भाग ले सकेंगे। ठीक है, उन्हें मूलभूत मानवाधिकार अर्थात मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, उनके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए इसके लिए। कई देश विभिन्न नियमों के साथ प्रवासियों को मतदान करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए विदेशों में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक डाक द्वारा मतदान कर सकता है, या ऐसा करने के लिए एक प्रॉक्सी मतदाता, मतलब जो उसकी जगह पर जो है मूल मतदाता का प्रतिनिधि उसकी जगह पर जो है वोट दे दे, नामांकित कर सकता है। पर ऐसा करने में क्या चिंताएं विद्यमान है कि जो उसकी मतदान की जो गोपनीयता उससे समझौता होगा, मतदान को भेजे जाने वाले जो संबंधित चुनौतियाँ हैं, मतदान में बाह्य जो कारक है उसका प्रभाव। ठीक है, मतलब कोई और किसी और की जगह आके उसका नाम लेके या उसकी वोटिंग पर्ची से वोट दे के चला गया, इस टाइप के काम होने की संभावना है। ठीक है, उसके अलावा अनिवासी भारतीय मतदाता प्रवासी निर्वाचक के बारे में अगर बात करें तो
जो ये है, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भारत का नागरिक है और जो रोजगार और शिक्षा के लिए क्या है, आदि कारण के लिए दूसरे देश में जाके सेटल हुआ है। ठीक है। उसके बाद डाक मतपत्र के बारे में अगर बात करें तो डाक मतपत्र वस्तुतः मतदान का एक प्रकार है। इसके तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित मतलब ट्रांसफ़र डाक मतपत्र को मतदाताओं को वितरित किया जाता है और डाक के माध्यम से वापस किया जाता है। मतलब एक पर्ची उनको भेजी जाएगी, उस पर वो जो है अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे कि इस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूँ, और फिर उसे वहाँ पे दे देंगे जो वहाँ का राजनयिक होगा भारत का दूसरे देश में। ठीक है। ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, उसके अंतर्गत डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है प्रेषित किया जाएगा। साधारण डाक के जरिए वापस प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। वर्तमान मतदान का यह विकल्प केवल सेवा मतदाता जो सर्विस वोटर होता है उनके लिए उपलब्ध है। जैसे कि जो हमारे सशस्त्र बल पर जो वो होते हैं, सैनिक होते हैं, भारत के बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति होंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह दूसरे देशों में होते हैं हमारे। ठीक है। उसके अलावा इसमें सिर्फ इसमें संशोधन करना होगा निर्वाचन का संचालन नियम 1961 में, और संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमारे 3 श्रेणियों के जो है निर्वाचक होते हैं। सामान्य निर्वाचक नियमित निवासी जिन्होंने मतदान से 18 वर्ष की पूर्व को 18 वर्ष से जो है बड़े हो गए हैं। उसके बाद प्रवासी निर्वाचक जो भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय हैं। उसके अलावा सेवा निर्वाचक जो सशस्त्र बल के सदस्य, भारत के बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति। सेवा मतदाताओं के पास डाक मतदाता मतपत्र के माध्यम से या प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से मतदान करने का विकल्प भी होता है, जो हमारे सर्विस सेक्टर के होते हैं ना। ठीक है। देखते हैं अब इसके आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है। उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त ना की हो, जो प्रवासी भारतीय, ठीक है, NRI है जो। उसके अलावा अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के आधार पर एक मतदाता के रूप में जो है वो है पंजीकृत होने के योग्य भी हो। अनुमान मतलब कैलकुलेशन की गई जो 3.1 करोड़ अनिवासी भारतीय निवास कर रहे हैं दूसरे देशों में। उसके अलावा 25,000 ऐसे NRI हैं जो यहाँ पे आके मतदान दे देते हैं। ठीक है। जो 2019 के चुनाव थे उसमें देखे गए थे। NRI के मतदान की वर्तमान प्रक्रिया की बात करें तो ये जो है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें संशोधन करके ऐसा किया गया था कि वो यहाँ पे आके वोट दे सकते हैं। 2011 में ये किया गया था संशोधन। ठीक है। NRI अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के अनुसार अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसे मतदान केंद्र में मूल रूप से अपना पासपोर्ट भी दिखाना होगा कि मैं इस देश में रह रहा हूँ और सिर्फ वोटिंग के लिए आया हूँ। ज्ञातव्य है कि प्रवासी भारतीय को जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है उसके माध्यम से मत देने का अधिकार सौंपने के लिए जो लोक प्रतिनिधित्व विधेयक है 2017 उसको पुनर्स्थापित किया गया था। हालांकि जो 16वीं लोकसभा विघटित हुई उस पर जो है विधेयक अपने आप ही व्यपगत हो गया था। ठीक है। अगला है परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग क्या होता है? जो हमारा ये होता है ना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, इसको जो है इसकी जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसको डिवाइड करता है ये जो परिसीमन आयोग होता है ना। परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 15 सांसदों को इस बार जो किया गया है परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। तो परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन आयोग जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो जनजातियाँ होती है ना, अनुसूचित जनजातियाँ और जातियाँ, इनको जो बाउंड्री को जैसे डिवाइड करते हैं, जो लोकसभा चुनाव होता है उसको जो निर्वाचन होता है वो इसी पे होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है। कल मैंने पूछा भी था, तो ये इसी के बेसिस पे होता है। तो इसको डिवाइड कौन करता है? जो परिसीमन आयोग होता है। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है किसी देश या प्रांत राज्य में जो विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा तय करने की जो क्रिया या प्रक्रिया होती है। ठीक है। ये परिसीमन का अर्थ होता है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 82 है, जो जैसे जो 10 साल बाद होती है ना जनगणना होती है, जैसे 2021 में होनी थी इस बार। ठीक है। 2011 में, तो इससे पहले फिर 10 साल बाद। तो उसके बाद क्या करता है, जो परिसीमन अधिनियमित होती है वो परिसीमन वो जो है इन बाउंड्रीज़ को डिवाइड करता है परिसीमन आयोग के द्वारा। ठीक है। उसके बाद मतलब जनगणना के बाद इसका गठन किया जाता है, फिर ये जो है परिसीमन आयोग गठन के बाद जो है इसको डिवाइड करता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद जो 170 है उसमें क्या है, उपयुक्त वर्णित अधिनियम में जो राज्यों में परिसीमन है उसके लिए लागू होता है अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग। ठीक है। पहले भी गठित किया गया 52, 63, 73, 2002 में। इसके 3 पदेन सदस्य होते हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सेवारत जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
ठीक है, जो सर्विस जिनकी छूट चुकी है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो ECI होगा ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा उसके नाम, उसके द्वारा जो जिसको इन्होंने किसी और को अगर रिकमेंड किया हो, नाम निर्दिष्ट निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त इसका मेंबर होगा। ठीक है, ये 3 मेंबर होते हैं। कार्यप्रणाली क्या होता है, जितने भी जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है ना और जो इनकी सीमाएं होती है ये वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों या स्थानों को चिन्हित करता है। ठीक है, जहाँ उनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो परिसीमन आयोग के निर्णयों को विधिक के रूप में कार्यान्वयन इसमें किया जाता है, मतलब कानून के जरिए इसे कार्यान्वित किया जाता है और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा जो है प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1981 और 91 में जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था। ठीक है, 91 और 81 के बाद। ठीक है, वर्ष 2002 में जो 84वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की परिसीमन प्रक्रिया को जो है रोक दिया गया था। ठीक है, अब दोबारा से 15 सांसद जो है उसमें उनका नाम निर्दिष्ट किया गया है। अगला टॉपिक है प्रत्यावर्तन का अधिकार, राइट टू रिकॉल। ये मैंने अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नवंबर की जो मैगजीन थी उसमें अच्छे से पढ़ाया हुआ था ये। ठीक है, उसमें अच्छे से आया हुआ था तो अच्छे से बता दिया था, वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये प्रत्यावर्तन का अधिकार जो हरियाणा विधेयक, हाल ही में जो हरियाणा विधानसभा उसने हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 पारित किया है। ठीक है, राइट टू रिकॉल इसका मतलब होता है जैसे कोई भी अगर उम्मीदवार अच्छा काम नहीं कर रहा होता, मान लीजिए आपने उसको चूज़ कर दिया 5 साल के लिए, कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप उसको वापस बुला सकते हैं कि आप हट जाइए और आपकी जगह हमें दूसरा प्रत्याशी चाहिए। तो राइट टू रिकॉल जो है प्रत्याशी को वापस बुलाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत जो मतदाता है उसके पास अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाने की शक्ति होती है। यह प्रत्यक्ष उदाहरण लोकतंत्र के साधन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने में जो है सक्षम बनाता है किसी भी देश के नागरिकों को। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले रेफरेंडम या परिपरीक्षा। इसमें क्या होता है, जितने भी संवैधानिक या विधायी मुद्दे होते हैं उन पर मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनकी प्रकृति बाध्यकारी होती है। अगर चूज़ कर लिया तो वो होगा ही होगा। ठीक है, उसे वापस नहीं कर सकते। उसके बाद नागरिकों की पहल, दूसरा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, यह मतदाताओं को लोगों द्वारा प्रस्तावित जो भी संवैधानिक या विधायिक उपाय हैं उन पर मतदान करने का अवसर देता है। ठीक है, बशर्ते ऐसे प्रस्ताव ने समर्थन हेतु पर्याप्त प्रस्तावकों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हों। ठीक है, प्रस्तावक के पर्याप्त होने चाहिए जितने वो प्राप्त कर लिए। उसके बाद जनमत संग्रह, यह जो रेफरेंडम होता है उसका एक प्रकार है जो विशिष्ट वर्ग के लोगों को प्राप्त स्वनिर्णय के अधिकार के आधार पर सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, किसी मुद्दे पर मतलब लोगों का अगर मत लेना हो तो ये उसके बेसिस पे इसको कंडक्ट किया जाता है, पर इसकी प्राकृतिक बाध्यकारी और गैर बाध्यकारी दोनों हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एजेंडा पहल, यह एक लोकप्रिय अधिकार है लेकिन इसके तहत आवश्यक नहीं कि जो रेफरेंडम परिपरीक्षा है उसको आयोजित किया जाए। इसके तहत राजनीतिक एजेंडे के प्रमुख संबंधित मुद्दे को प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रस्ताव पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार या कार्य करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो राइट टू रिकॉल के लिए जो है यह विधेयक ग्राम पंचायतों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की पंचायतों के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्हीं पे लागू हो रखा है बस। ठीक है, यदि वे अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निष्पादन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें वापस बुला लेते हैं। राइट टू रिकॉल की कार्यवाही को आरंभ करने के लिए किसी वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों, ठीक है 50% जितने भी सदस्य हैं उसके 50% ग्राम सभा के, उनको लिखित रूप में याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद गुप्त मतदान का संचालन होता है। राइट टू रिकॉल संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों को, ठीक है जितने भी सदस्य उसके 2/3 सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करना अनिवार्य होगा, तभी ये लागू हो पाएगा। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। अगला टॉपिक है निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्या है, स्टार प्रचारक। ठीक है, मतलब जो जाके उनकी कैंपेनिंग करते हैं, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ना, वो जाके पार्टियों के लिए कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं। तो हाल ही में जो कांग्रेस के कमलनाथ थे उनको जो स्टार प्रचारक था उसकी सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, स्टार प्रचारकों को जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा लक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए नामित किया जाता है कि आप यहाँ पे जाइए और प्रचार कीजिए।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) उसके तहत उसके अनुसार निर्वाचन अधिसूचना की तिथि के 1 सप्ताह के भीतर, जैसे ही आपका जो निर्वाचन है उसकी अधिसूचना हुई कि यहाँ पे जो है इलेक्शन है, उसके 1 हफ्ते के अंदर स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होगा और जो ईसीआई होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, उसको प्रेक्षित मतलब उसको देना अनिवार्य, ट्रांसफ़र करना अनिवार्य हो जाता है 77 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है। एक मान्यता के राजनीति जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, ठीक है, उसमें 40 स्टार प्रचारक होते हैं, और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं पर पंजीकृत है पर गैर मान्यता प्राप्त है, उसमें 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे जो अधिसूचित स्टार प्रचारक होते हैं उनके द्वारा चुनाव प्रचार पर जो भी किया गया व्यय होगा ना, वो उसके जो उम्मीदवार होगा उसके व्यय में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। मान लीजिए अगर कोई जो उम्मीदवार है वो कहीं पे रैली करने गया, ठीक है, तो जो उसका आने में जो पैसा लगा ना, उसको छोड़कर जो भी पैसा खर्च होगा वो उम्मीदवार के व्यय में जोड़ा जाता है। ठीक है। हालांकि यह केवल तब लागू होता है जब कोई स्टार प्रचारक उस राजनीतिक दल के लिए स्वयं को एक सामान्य अभियान तक ही सीमित रखे। मतलब ये नहीं है कि वो रैली में जाके और गली गली में घूम रहा है और हर जगह प्रचार कर रहा है। मतलब जितना तय हुआ था उससे ज़्यादा अगर कर रहा है वो, ठीक है, अगर तय हुआ तो वो उसे सामान्य कहेंगे, उसका पैसा जो है उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली ईसीआई हैज़ रिवाइज्ड नॉर्म्स एज स्टार कैंपेनर्स फॉर इलेक्शंस एमिड कोविड-19 पैंडमिक। तो क्या परिवर्तन किए गए कोविड-19 में इस चीज़ में कि जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है उसमें 30 सदस्य होंगे 40 की बजाय, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उसमें 15 होंगे 20 की बजाय। ठीक है। और जो स्टार कैंपेनर सबमिशन का दिन होता है ना, जो उसको 7 से 10 दिन कर दिया गया है। ठीक है। थोड़ा बहुत लेट मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। अगला टॉपिक देख, चुनावी व्यय। ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो व्यय करने की सीमा होती है निर्वाचन आयोग द्वारा उसको बढ़ा दिया गया 10%। ठीक है। जो चुनाव में मतलब जो प्रचार प्रसार के लिए जो पैसा लगता है ना, उसको इसमें बढ़ा दिया गया है। ऐसा कहा गया चुनाव आयोग द्वारा कि जो वैश्विक महामारी है उसके दौरान जो रैली और बैठक है उसके आयोजन में संबंधित प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए, मतलब आप इसमें जो है उन्हें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा इन रैलियों में, क्योंकि सैनिटाइज़र है, मास्क वगैरह के लिए पैसा देना होगा, है ना। तो इसकी वजह से 10% उनका जो वो है पैसा वो बढ़ा दिया गया कि आप इतना 10% ज़्यादा लगा सकते हैं। उससे पहले अगर निर्वाचन का संचालन नियम 1961 में देखें तो इसमें नियम 90 में कहा गया था कि जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक चुनावी व्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस नियम में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। उसके अलावा अलग अलग सीमाओं राज्यों में चुनावी व्यय क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात राज्य जो यूटी यूनियन टेरिटरी और संसद के चुनावों से संबंधित व्यय की वर्तमान सीमा में परस्पर क्या है, भिन्नता है। सभी व्यय के लिए अधिकतम जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी। ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित चुनाव अभियान संबंधी व्यय की सीमाएं प्रत्याशी पर लागू होती है, ना कि किसी राजनीतिक दल पर। जो भी प्रत्याशी होगा उस पर लागू होगी। ठीक है। सरकार के नियमों में संशोधन किया। चुनावी व्यय संबंधी अधिकतम सीमा में वृद्धि करने वाली अनुशंसा को लागू करने के लिए जो सरकार के नियम है उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। जो लोकसभा उसमें 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख तक आप जो है पैसा दे सकते हैं। विधानसभा में 28 लाख से 30.8 लाख, मतलब ये पार्टी की बात हो रही है। ठीक है। इंडिविजुअल की नहीं, पार्टी की बात हो रही है। ये नियम जब तक रहेंगे जब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई उपबंध बनाकर इनको प्रवर्तन इनका ना कर दिया जाए। ठीक है। उसके अलावा चुनावी संबंधी व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों को एक पृथक बैंक अकाउंट खाता खुलवाना होगा, और जो भुगतान होगा वो पेमेंट जो है चेक से होगी, और 30 दिनों के भीतर जो है जो निर्वाचन संपन्न हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के समक्ष उन्हें अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी प्रत्याशी द्वारा चुनावी व्यय से संबंध बैंक खाते के बारे में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने, अगर गलत जानकारी दी और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया तो उसे 3 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई निर्हर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। विश्व निर्वाचन निकाय की अगर बात करें, ए वेब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, तो भारत ने जो है इसकी 1 वर्षीय अध्यक्षता जो थी वो पूरी कर ली है। ठीक है। ईसीआई द्वारा कोविड-19 के दौरान चुनावों के जो संचालन है उससे संबंधित मुद्दे, चुनौतियाँ और प्रोटोकॉल, इन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का जो है आयोजन किया गया था। विश्व निर्वाचन निकाय संघ के बारे में अगर हम देखें तो ये कहाँ पे स्थापित है, दक्षिण कोरिया में 2013 में स्थापित हुआ था, जिसका जो उसकी कैपिटल जो सियोल है उसमें उसका स्थायी सचिवालय भी है। ठीक है। ये कैपिटल है दक्षिण कोरिया की। ठीक है।
एवेब विश्व के चुनाव प्रबंध निकायों अर्थात विश्व राष्ट्रों के निर्वाचन निकाय का या आयोग का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इसके अंदर सदस्य के रूप में 115 चुनाव प्रबंध निकाय और सहयोगी सदस्य के रूप में 116 क्षेत्रीय संघ संगठन ये शामिल हैं। ठीक है, विगत वर्ष में भारत ने 2019 से 20 की अवधि के लिए जो एवेब था उसके अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नई दिल्ली में एक जो भारत विश्व निर्वाचन निकाय संघ है उसका एक केंद्र बनाया गया है। इसमें एवेब सदस्यों के अधिकारियों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रलेखन और रिसर्च मतलब अनुसंधान और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों में चुनाव प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना। यह विश्व भर में जो स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भागीदारी पूर्ण निर्वाचन इसके संचालन में दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। ठीक है, उसके अलावा यह विभिन्न देशों में चुनाव प्रबंधन से संबंधित प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए निर्वाचन आगंतुक कोई पर्यवेक्षण कार्यक्रम होगा उसको भी संचालित करता है ताकि ज्ञान अनुभव को चुनाव प्रबंधन निकायों को अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जा सके। उसके बाद है ओपिनियन और एग्जिट पोल। मतलब जो एग्जिट पोल होता है मतलब जो हम चुनाव के मतों का पहले से नहीं रुझान निकाल लेते कि इस पार्टी को ज़्यादा जा रहा है इसको कम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब आप पहले से ऐसा ना करें, इससे जो पार्टी होती है जो वोटिंग हो रही होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन और एग्जिट पोल के संबंध में एक परामर्शिका जारी की है, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, निर्वाचन आयोग ने कहा ऐसा। ठीक है, तो एग्जिट पोल के बारे में, ओपिनियन पोल जो होता है जनमत सर्वेक्षण होता है जो मतदाताओं के मतदान संबंधी रुझानों को जानने के लिए मतदान से पहले किया जाता है। ठीक है, ओपिनियन पोल। जबकि एग्जिट पोल जो है चुनावों के बाद किए गए सर्वेक्षण को संदर्भित करता है ताकि पता लगाया जा सके कि मतदाताओं द्वारा वास्तव में किसे मत किया गया है। मतलब जो वोटिंग बूथ नहीं होते उसके बाहर खड़े हो जाते रिपोर्टर कि आपने किसको किया, आपने किसको किया, इससे पता चलता है जो इस टाइप से। तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 126 के ए के रूप में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया कोई भी व्यक्ति कोई एग्जिट पोल नहीं करेगा। ठीक है, निर्गत मत सर्वेक्षण जो होता है और किसी एग्जिट पोल के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य रीति से जो है इसका प्रसार नहीं करेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि एग्जिट पोल को एजेंसियों सहित सभी वेबसाइटों द्वारा केवल अंतिम चरण के मतदान के लिए ही प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही मतलब जो अंतिम चरण का मतदान होगा ना, मतलब आप पहले से ही आपने जो है मान लीजिए चार दिन वोटिंग हुई है ना, पहले दिन मैंने कह दिया कि हाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट गए, तो दूसरे दिन जो वोटिंग होगी जितने दिन बाद भी होगी उसका इफेक्ट इस पे पड़ने लग जाएगा। ये लोग सोचेंगे कि बीजेपी को ज़्यादा वोट हो रहे कुछ लोग, तो वो वोटिंग बीजेपी को ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन अंतिम दिन होगा ना उस दिन आप कर दीजिए प्रसार, कोई दिक्कत नहीं है उस दिन, क्योंकि उसके बाद तो वोटिंग हो ही जाएगी कंप्लीट। साथ ही जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं उनके लिए कोई ओपिनियन पोल या जनमत सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। 40 पेज हो चुके हैं, अभी 28 रह गया, तो अगली एक या दो क्लासेस तो लगेंगी कम से कम, उसमें ये ख़त्म हो जाएगी पॉलिटी, उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो जैसा आपका मन करे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।